जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बिहार पीसीएस की जो हम लोग जीके कर रहे हैं उसके एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अच्छे से आई होप आप बिहार पीसीएस की जीके को कर रहे हैं, क्योंकि इसके 30 सवाल तक आपको देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर दो तो ठीक है। तो अच्छे से बिहार की जीके को कवर करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है अगर आप बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट। तो चलिए, आज का लेक्चर शुरू होगा हमारा भूमिज विद्रोह से। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, अच्छे से उसको फॉलो करिए दोस्तों। तो भूमिज जो विद्रोह है उसको गंगा नारायण हंगामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नारायण हंगामा। अब ये जो विद्रोह है ये जनजातीय जमींदारों और जनजाति लोगों का जो था संयुक्त विद्रोह था, जनजाति जमींदार और जनजाति लोगों का। अब इसकी अगुवाई जो है वो बड़ा भूम के जो राजा थे बेलाग नारायण, कौन? बड़ा भूम के राजा बेलाग नारायण के जो पोते थे गंगा नारायण, इन्होंने करी थी। और इस विद्रोह के पीछे कुछ राजनीतिक कारण तो थे ही, और साथ ही में इस विद्रोह के पीछे आदिवासी उत्पीड़न से भी उपजा था। मतलब जो आदिवासियों को एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, उत्पीड़न उनका करा जा रहा था, उसकी वजह से भी हुआ। अब बड़ा भूम की जो जागीर है, बड़ा भूम की जागीर को गंगा नारायण से उसके भाई माधव सिंह ने हड़पने का षड्यंत्र रचा था। और किसने? गंगा नारायण के बड़े भाई माधव सिंह ने। अब 1832 में जब कोल विद्रोह को दबाने के प्रयास चल रहे थे, उसी दौरान जो गंगा नारायण, उन्होंने अपने विद्रोही गुट के साथ विद्रोह का बिगुल भिजवा दिया। मतलब गंगा नारायण ने जो भी इनके विद्रोही थे, जैसे माधव सिंह ही थे इनके भाई, इनके खिलाफ। और इस विद्रोह को अंग्रेजों ने भूमिज विद्रोह का नाम दे दिया बाद में, भूमिज विद्रोह। शीघ्र ही विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया और कंपनी सेना इन विद्रोहियों को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट बैंडन, कौन? लेफ्टिनेंट बैंडन और टीमर के नेतृत्व में निकल पड़ी। खरसावा ठाकुर अंग्रेजों की ओर से लड़ते हैं। खरसावा ठाकुर किसकी ओर से लड़ते हैं? अंग्रेजों की ओर से लड़ते हैं। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया संथाल विद्रोह, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपने शायद इसको पढ़ा होगा। अब संथाल विद्रोह की बात अगर करें तो बीरभूम, धालभूम, सिंहभूम, मानभूम, कौन कौन? बीरभूम, धालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा के जो जमींदारों द्वारा सताए गए संथल थे 1790 ईस्वी में। संथल पारगना क्षेत्र, जिसे दामिने कोह क्या कहा जाता है? दामिने कोह कहा जाता है, उसमें आकर ये लोग बस जाते हैं भैया, संथल लोग। इन्हीं संथलों द्वारा ये विद्रोह जो है झारखंड के इतिहास में सबसे अधिक चर्चित होता है, संथल विद्रोह जो है, क्योंकि इसने कंपनी और उसके समर्थित जितने भी जमींदार थे, कंपनी के समर्थित सेवकों और अधिकारियों को बहुत बड़ी संख्या में जनहानि पहुंचाते हैं। संथल विद्रोह काफ़ी बड़े अमाउंट में होता है। और फिर सन 1855 में हजारों संथलों ने जो आपका भोगनाडीह के चुन्नू मांझी के जो 4 पुत्र थे, कौन कौन? सिद्धू कह सकते हो आप, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव किसके पुत्र थे? चुन्नू मांझी के पुत्र थे। उनके नेतृत्व में एक सभा की जिसमें उन्होंने अपने उत्पीड़कों के विरुद्ध लामबंद लड़ाई लड़ने की शपथ लेते हैं। और जनवरी 1856 ईस्वी तक संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह दबा दिया जाता है। लेकिन सरकार ने संथलों की वीरता और शौर्य को स्वीकार कर लेते हैं। सरकार को प्रशासनिक परिवर्तनों की अनिवार्यता स्वीकार फिर करनी पड़ जाती है। फिर देखें अगर तो इस संथाल विद्रोह के परिणाम स्वरूप अगर देखा जाए तो 30 नवंबर 1856 को विधिवत संथाल पारगना जिले की स्थापना की जाती है। और एशली एडन को, किसको? एशली एडन को प्रथम जिलाधीश बनाया जाता है। किसको? एशली एडन को। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं खरवार आंदोलन की। ठीक है, खरवार आंदोलन जो है इसका नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। किसने करा था? भागीरथ मांझी ने। और इसका उद्देश्य जो था वो प्राचीन मूल्यों और जनजाति परंपराओं को वापस से स्थापित करना था, क्योंकि अंग्रेज काफ़ी ज़्यादा उसका उत्पीड़न कर रहे थे ना, तो वापस से अपनी जनजातीय परंपराओं को पुनः स्थापित करना चाहते थे। और इस आंदोलन का जो प्रभाव है वो क्षेत्र जो संथल पारगना था वहाँ तक रहता है प्रभाव क्षेत्र। इसके साथ ही वे भूमि संबंधी समस्याओं में भी सुधार के अलावा सामाजिक कार्यों में शुद्धि के भी प्रवर्तक थे। इसलिए मदिरा आदि का इसमें विरोध भी किया गया ना, मदिरा पान वगैरह जो है। आंदोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले सफ़ाहोर कहलाए, जो पूर्ण समर्थन कर रहे थे आंदोलन को, उसको क्या कह रहा? सफ़ाहोर कहा। और जो आदिवासी लोग कौन थे? बाबजिया कहलाए। आदिवासी को क्या बोला गया? बाबजिया, बाबजिया कहा गया। ठीक है। और बेमन पूजकों को मेल बारगार कहा गया। क्या कहा गया? बेमन पूजकों को
मेल बरागर कहा गया। ठीक है, तो एक थोड़े टर्म में जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। जो पूर्ण समर्थन कर रहे हैं वो कौन है? सफ़ाहोर। आदिवासी लोग बाबाजियाँ हैं, और बेमन पूजकों को मेल बरागर कहा गया। ठीक है, तो ये कुछ टर्म है जो आपको याद रखने चाहिए। बिरसा मुंडा आंदोलन की अगर बात करें, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आंदोलन बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है। इस आंदोलन के नायक जो हैं बिरसा मुंडा को भगवान के अवतार के रूप में मान्यता भी मिली है। हाल ही में भी देखा होगा, मोदी जी ने भी इनके खिलाफ मतलब इनके लिए काफ़ी नीति वगैरह बनाई है, मतलब मूर्तियाँ भी बनाई हैं। मुंडा जनजाति भी अन्य जनजातियों की तरह कृषि और वनों पर निर्भर होकर अपनी परंपरा मान्यता को सहज मानती थी। ठीक है, एक जनजाति है ये। और यह जनजाति छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख जनजातियों में से एक है। मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड इधर आपको देखने को मिलती है, और बिहार वगैरह। इसके लोग सभी विवादों की सुर्खियां नहीं बने थे। मतलब इसके लोग कभी विवादों की सुर्खियां नहीं बन पाए थे, मतलब कोई इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं हुई कभी। और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले मुंडा लोग भी उत्पीड़न और अंग्रेजी लूटमार से बगावत पर उतर आते हैं, क्योंकि इनका भी उत्पीड़न होता भी है। और इनके विद्रोहों का एक मुख्य कारण इनकी संस्कृति पर अन्य संस्कृतियों की परछाई का पड़ना भी था। अब देखिए, अंग्रेज जहाँ जहाँ एक्सपेंड कर रहे थे, वो हर एक आदिवासियों के कल्चर को खराब करेंगे भैया। अब उनके कल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो वो लोग रिवोल्ट करेंगे ही, तो हर आदिवासी ही करेगा। ठीक है, कुछ आपसी मतभेद जो हर जनजाति में पाए जाते हैं, मुंडा लोगों में भी थे। अब इनका मेल जोल हिंदुओं से भी था। इसी कारण कुछ मुंडा जो थे हिंदू परंपराओं का अनुसरण भी करने लगते हैं। मतभेदों के कारण कुछ मुंडा जो थे ईसाई मिशनरियों की ओर भी चले जाते हैं, है ना। कुछ लोग मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि छोटा नागपुर में ज़मींदार और राजाओं का शोषण चक्र चल रहा था, और ये लोग उसकी चपेट में आ गए थे। मतलब कहने का, जो अंग्रेज इनका शोषण कर रहे थे, जिसकी वजह से ये अपने धर्म भी बदल रहे थे। इनकी ज़मीन को हड़पा जा रहा था, इन पर करों का बोझ बढ़ता जा रहा था। फलता ऋण का जाल भी इनको अपने शिकंजे में जकड़ रहा था। मतलब इन पे टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और जो इन्होंने डेप्ट ले रखा था, ऋण लेकर, वो भी बहुत बढ़ा था। और वहीं न्याय व्यवस्था तो बस नाम मात्र के लिए रह गई थी। और सबसे बड़ा झटका तो मुंडाओं को तब लगा जब ना तो हिंदू मित्रों और ना ही ईसाई मिशनरियों ने उनकी कोई सहायता की। मतलब ना ही हिंदुओं ने की, ना ही ईसाइयों ने की, जिनके कहने पर ये लोग अपने पारंपरिक नियमों से दूर हुए थे। मतलब देख रहे हो, अब इन लोग का कहना था अपने कल्चर से दूर हो, हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, लालच दिए। अब ये जब दूर हुए, बाद में कुछ नहीं करा। ठीक है, चलो ताना भगत आंदोलन की बात कर लेते हैं भैया। अब ये आंदोलन बिरसा आंदोलन से ही जन्म लेता है, और ये एक बहुआयामी आंदोलन था। क्योंकि इसके जो नायक थे वो अपनी सामाजिक अस्मितता, धार्मिक परंपरा और मानवीय अधिकारों के मुद्दों को लेकर आगे आए थे। और ये आंदोलन जो है सन 1914 में शुरू होता है। कब? 1914 में। ताना भगत कोई व्यक्ति नहीं थे, पहली चीज़ ये याद रखना, बल्कि उरांव जनजाति की एक शाखा थी। ताना भगत क्या थी? जो एक उरांव जनजाति थी उसकी शाखा थी, कोई एक इंसान नहीं था। अब जिसने कुड़ूक धर्म अपनाया था, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? कुड़ूक धर्म। इन लोगों की स्थिति जो थी काफ़ी दयनीय थी, और इनसे अधिकांश श्रम वाले कार्य ही कराए जाते थे। सुबह से शाम तक देखें तो भवन, सड़क, ये सब निर्माण वगैरह इनसे कराया जाता था, लेबरी, मजदूरी की तरह। एक प्रकार से इन्हें खच्चरों की भांति यूज़ किया जाता था, मतलब प्रयोग करते थे। और इस आंदोलन के जो नायक के नाम पर जतरा भगत नामक, किसने? जतरा भगत नामक नौजवान को मान्यता मिली थी। तो जब भी आपसे पूछे ताना भगत आंदोलन क्या, ताना भगत कोई इंसान थे? नहीं, जतरा भगत नामक नौजवान थे, उनको मान्यता मिलती ताना भगत के तहत, जो कि एक ताना भगत क्या थी? उराव जनजाति की शाखा थी। अब ये जो अलौकिक सिद्धियों में रत रहता था, कौन? जतरा भगत। जनश्रुति के आधार पर इसी जतरा भगत को धर्मेश नामक उराव देवता ने दर्शन दिए थे। किसने? धर्मेश ने। और उससे कुछ निर्देश देकर इस आंदोलन को शुरू करने की आज्ञा भी दी थी। ठीक है, अब नोनिया आंदोलन, मतलब नोनिया विद्रोह देख लेते हैं। यह विद्रोह 1717 से 1800 ईस्वी तक चलेगा। ठीक है, और बिहार के शोरा उत्पादक क्षेत्र, मतलब जो पोटेशियम नाइट्रेट उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे हाजीपुर है, तिरहुत है, सारण है, पूर्णिया है। ठीक है, शोरा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से? हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया, यहाँ पे होता है। और इस काल में बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी होता है। शोरा का उत्पादन बारूद बनाने के लिए भी किया जाता था। शोरा उत्पादन करने का मुख्य रूप जो था, मुख्य रूप से नोनिया जाति द्वारा किया जाता था शोरा। आप देख रहे थे पूरे यूरोपियन जितने थे सब शोरा ही के लिए युद्ध कर रहे थे, सबको शोरा चाहिए था। और ब्रिटिश कंपनी और नोनियों के बीच आसामी मध्यस्थ का कार्य करते थे। जो आसामी थे वो किसका काम करते थे? मध्यस्थ का, मतलब मीडिएटर का काम करते थे। जो नोनिया लोगों से कच्चा शोरा लेकर कारखानों को देते थे, यहाँ से लिया कच्चा, इनको दिया, बीच में कमीशन खाया। आसामियों को ब्रिटिश कंपनी द्वारा शोरे की 1/4 रकम अग्रिम के रूप में मिलती थी ना, जो बिचौलिए होते हैं, आसामी जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वहाबी आंदोलन। यह मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से देखिए इसको।
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है भारतीय जन आंदोलन में वहाबी आंदोलन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। अब इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो अरब के अब्दुल वहाब थे। कौन थे? पहली चीज़, इसके प्रवर्तक अरब के अब्दुल वहाब। दूसरा, इन्होंने मुस्लिम समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से इस आंदोलन का आरंभ किया था। भारत में इस आंदोलन के जो नेतृत्व करता हैं वो उत्तर प्रदेश के कौन थे? सैयद अहमद बरलेवी थे। कौन थे? सैयद अहमद बरलवी। अब इनका जन्म जो है वो 1776 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में होता है, सैयद अहमद बरलेवी का। अब भारत में मुस्लिम साम्राज्य के पतन के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार मानते हैं ये, और अंग्रेजों के द्वारा अधिकृत जो भारत है उसको दारुल हर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारुल हर्ब, मतलब काफिरों को भूमि, जिसको समाप्त करके ये लोग दारुल इस्लाम को स्थापित करने की शपथ लेते हैं ना, इस्लाम की स्थापना करेंगे। और इन्होंने पश्चिमोत्तर सीमांत के कबीलाई अफगानों की सहायता से सितना में एक स्वतंत्र राज्य का भी गठन करते हैं ये लोग। और वहीं 1821 ईस्वी में अहमद बरेलवी ने पटना का दौरा किया, और जहां विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, कौन कौन? विलायत अली, इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सब लोग उसके संपर्क में आते हैं और पटना को वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, पटना को वहाबी आंदोलन का केंद्र बनाते हैं ये लोग। प्रारंभ में वहाबी आंदोलन जो था एक धार्मिक आंदोलन रहता है, बाद में वो राजनीतिक और आर्थिक का रूप ले लेता है ना। पहले तो पूरी तरह से ये लोग दारुल अरब को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं, बट बाद में ये पॉलिटिकली रूप लेता है कि कैसे अंग्रेज़ों को हटाना है, कैसे अंग्रेज ये लोग डिमांड करने लगेंगे, फिर धीरे से जो अंग्रेज़ों की काउंसिल होती है उसमें, है ना। तो ये सब चीज़ें, आंदोलन जो था अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता संग्राम और निहले साहबों, यानी जिसको इंडिगो अधिकारी कहते थे, निलहे साहब मतलब इंडिगो अधिकारी, जमींदारों एवं साहूकारों के बीच वर्ग संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वहीं पंजाब में मुसलमानों कृषकों ने सिख जमींदारों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। कौन? पंजाब में मुसलमान कृषकों ने। और सैयद अहमद से प्रेरित होकर टीटू मीर ने धनी हिंदू और मुस्लिम जमींदारों के खिलाफ आंदोलन भी चला देता। कौन? टीटू मीर। फिर वहीं 1853 ईस्वी में अंग्रेजी सेना जो है वहाबियों के दमन के लिए सितना निकलती है, और जहां उन्हें पराजय झेलनी पड़ती है। ठीक है। और 1858 ईस्वी में पुनः अंग्रेजी सेना को सितना भेजा जाता है कि मारो भैया इनको, जिसने वहाबियों को पराजित करके फिर फाइनली वहाँ से भगा देते हैं। पटना में वहाबी का जो नेतृत्व है वो विलायत अली और इनायत अली ने किया। किसने? विलायत अली और इनायत अली, याद रखना ये दो नाम। इनायत अली ने दक्षिण भारत में हैदराबाद को तथा विलायत अली ने उत्तर पश्चिम में सितना को अपना केंद्र बनाया था। और वहीं 1844 ईस्वी में विलायत अली अपने 80 अनुयायियों के साथ, कितने? 80 अनुयायियों के साथ अफगानिस्तान जा रहा होता है, लेकिन लाहौर में इन्हें गिरफ्तार करके पटना भेज दिया जाता है। और वहीं 1851-52 में ये उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कहाँ? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ब्रिटिश सैनिकों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो विलायत अली फाइनली मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और 1857 ईस्वी के विद्रोह में वहाबी आंदोलन से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं, और विलायत अली, इनायत अली की मृत्यु के पश्चात वहाबी आंदोलन का नेतृत्व जो कौन करता है? मकसूद मौलवी अब्दुल्ला। कौन? मकसूद मौलवी अब्दुल्ला। 1861 में मलका को अपना गढ़ बनाता है ये। 1864 ईस्वी में नेविल चैम्बरलिन, कौन सा? नेविल चैम्बरलिन ने वहाबियों के नेता अहमदुल्ला को हराकर पोर्ट ब्लेयर जेल भेज देता है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर। वहाबी आंदोलन के जो अन्य नेता हैं जैसे मुबारक अली, इब्राहिम मंडल, मोहम्मद इस्माइल, आमिर खान आदि को गिरफ्तार करके कठोर आजीवन कारावास की सजा भी देता है। ठीक है। और 1868-69 आते आते वहाबी आंदोलन की ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है और आंदोलन शिथिल पड़ जाता है। अंतिम जो किसान आंदोलन मतलब जो पीजन मूवमेंट था वो है लोटा विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के पूर्व ही 1856 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में अंग्रेज़ों के प्रति लोगों का गुस्सा फूट बढ़ता जा रहा था मतलब, और अंग्रेजी शोषण एवं अत्याचार के कारण लोगों के मन में असंतोष भी बढ़ रहा था। इसी समय मुजफ्फरपुर की जो जेल में बंद कैदी थे वो विद्रोह कर देते हैं। इसी को लोटा विद्रोह कहा जाता है। तो लोटा विद्रोह कौन करता है? अंग्रेजी शोषण और अत्याचार के खिलाफ जो जेल में बंद होते हैं मुजफ्फरनगर की, वो लोग करते हैं। इस समय कैदियों को जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था, लेकिन सरकार ने अचानक निर्णय लिया पीतल के स्थान पर मिट्टी का लोटा देने के लिए। पहले पीतल का देते थे, अब मिट्टी का लोटा देना प्रारंभ कर दिया। तो कैदियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विद्रोह के जेल के बाहर भी फैलने की आशंका को देखकर पुनः कैदियों को फिर वापस दे दिया गया था पीतल का लोटा, है ना। तो इसीलिए इसको लोटा विद्रोह कहते हैं। काफ़ी आसान था भैया, जेल में जो कैदी थे उनको लोटा बदल दिया गया, पर वापस फिर पीतल का दे दिया गया। ठीक है। तो ये था दोस्तों सारे जनजातीय आंदोलन, अच्छे से इसको कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा वो होगा स्वतंत्रता आंदोलन। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा स्वतंत्रता आंदोलन का, तो अच्छे से करिए। जल्दी से हिस्ट्री खत्म होने वाली, फिर हम लोग बिहार की
ज्योग्राफी देखेंगे दोस्तों, और फिर आर्ट एंड कल्चर।